हाय गाइस। चार कंपनीज़ हैं, उनका आज Q2 के रिज़ल्ट का अपडेट की बात करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं है, ये सिर्फ़ इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो Q2 का एक्चुअल रिज़ल्ट है, हमारा मीन्स जो कंपनीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टाटा स्टील है, पूनावाला फिनकॉर्प है, डाबर है, और कल्याण ज्वेलर्स है। तो इन सब के Q2 के अपडेट की मैं बात करूँगा। हर कंपनी Q2 का अपडेट नहीं निकालती है, लेकिन और उनको ऑब्लिगेशन भी नहीं होता है। जस्ट बिकॉज़ दे आर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ डज़न्ट मीन दैट दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डिक्लेयर देयर Q2 रिज़ल्ट अपडेट और एनी क्वार्टर्स रिज़ल्ट अपडेट। वो सीधा रिज़ल्ट भी निकाल सकती हैं। तो आया है तो ठीक है, मुझे लगा कि सिंस बहुत आपको जल्दी-जल्दी चीज़ों को फ़ॉलो भी करना होता है। अब Q2 का रिज़ल्ट का अपडेट आया, 2-3 क्वेश्चंस मुझे आए थे कि ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? मेरे यूट्यूब वाली वीडियो पे कि ये सब तो कंपनी ने दिया नहीं है, आपको कैसे मिला है? तो आप एनएसई पे जाओ, अगर एनएसई पे है, बीएसई पे जाओ, बीएसई पे है। अगर एक्सचेंज पे आपको ढूँढने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो स्क्रीनर पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। बहुत ईज़िली आप ट्रैक कर सकते हैं और ये ट्रैक करना ज़रूरी होता है बिकॉज़ अगर आपने आज Q2 का अपडेट देख लिया, तो आपको रिज़ल्ट पता है कैसा आएगा। आपको रिज़ल्ट तक वेट जब तक आप करोगे ना, तो स्टॉक में जो गेम होना है, वो हो जाएगा। तो आप बहुत लेट हो जाओगे जब आप रिज़ल्ट को ट्रैक करोगे। तो इसीलिए जो अपडेट्स आते हैं मैं आपके सामने ट्रैक कर देता हूँ ताकि अगर आप ये ट्रैक कर रहे हैं इन कंपनीज़ को, किसी भी कंपनीज़ को, तो आपको एक एज रहे बाकी इन्वेस्टर्स से जो अभी Q2 के रिजल्ट का वेट करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टाटा स्टील की बात करता हूँ। तो पिछले क्वार्टर का थोड़ा अपडेट दे देता हूँ आपको। इन्होंने पोर्ट टैलबॉट था, वहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस को इन्होंने बंद कर दिया था। वहाँ पे इनका अगर आप कंपनी को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो इनका एक तो नीदरलैंड्स का ऑपरेशंस है, एक इंडिया का ऑपरेशंस है, थाईलैंड में भी थोड़ा बहुत है और एक यूके में है। यूके में ठीक-ठाक ये प्रोड्यूस करते हैं। नीदरलैंड्स का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन है। इंडिया के कंपैरिज़न में नहीं, लेकिन हाँ, स्टैंड अलोन अगर मैं सिर्फ यूके और नीदरलैंड्स का देखूँ तो ठीक-ठाक प्रोडक्शन करते हैं। 1 मिलियन से दोनों में ऊपर है आई गेस। तो अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है कि जो इनके ब्लास्ट फर्नेस हैं, वो एंड ऑफ द लाइफ की तरफ जा रहे थे और इनका बहुत टाइम से यूके की गवर्नमेंट के साथ जो पहले कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, उनके साथ भी ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट थी, उनके साथ भी इनका नेगोशिएशन चला। तो 500 मिलियन यूरोज़ का उन्होंने ग्रांट प्रोवाइड किया था यूके की जो पहले वाली गवर्नमेंट थी और 650 का इन्होंने अपने से डालना है तो 1 पॉइंट आई थिंक 1.25 अराउंड मिलियन यूरोस के अराउंड इनका खर्चा आएगा उन 2 ब्लास्ट फर्नेस को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में चेंज करना है क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वो अगेन कोल फायर्ड होता है तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और यूरोप में बहुत डंडा होता है इस चीज़ का कि आपको पोल्यूशन लेवल कम करना है। तो वहाँ की गवर्नमेंट की हद से अब तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा राउट मचा था जब कंजर्वेटिव्स अभी बाहर गए पार्टी अपने गवर्नमेंट से और लेबर की पार्टी आई है। तो अ, द ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम लग तो नहीं रहा है। ट्रांज़िशन ठीक-ठाक स्मूथ है। बीच में बहुत ज़्यादा ये यूनियंस वगैरह ने हल्ला किया था कि आप सारी जॉब्स चली जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अब शायद लग रहा है कि वहाँ एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ब्लास्ट फर्नेस अब फाइनली बंद हो चुके हैं। पहले ही हो चुका था एक तो Q1 के आसपास और अभी भी दोनों बंद हो चुके हैं। तो यूके से जो वॉल्यूम है वो इतना नहीं आ रहा है। ये मैं अभी खाली आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। जो यूके को अब सिंस आप एक बड़ी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है यूके में, बहुत सालों से आपका काम चल रहा है, तो आप अगर भले ही आपको सबको पता है कि आपने अपने ब्लास्ट फर्नेस को बंद कर दिया है, लेकिन आप कंप्लीटली प्रोडक्शन को बंद नहीं कर सकते हो। आपको डाउनस्ट्रीम स्टील तब भी प्रोवाइड करना ही है आपके एंड कंज्यूमर्स को या फिर जिनको भी आप वहाँ स्टील सप्लाई करते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो स्लैब्स हैं और कॉइल्स हैं, वो इंडिया से भी जा रही हैं और नीदरलैंड से भी जा रही हैं यूके में ताकि मतलब वहाँ पे डिलीवरीज़ में कोई दिक्कत ना आए। उस वजह से इनका जो आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल वो भी काफ़ी बढ़ गया था Q1 में और Q2 में भी इन सब का अपडेट तो नहीं आया है कि डेट कितना बढ़ा है, रिज़ल्ट आपका वर्किंग कैपिटल वगैरह कितना बढ़ा है, वो तो एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ आएगा। लेकिन अभी वॉल्यूम्स वगैरह के नंबर आए हैं, वॉल्यूम और डिलीवरी। तो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स और डिलीवरी दोनों ही अराउंड 5% बढ़ा है और डिलीवरीज़ मतलब 5% के आसपास बढ़ी है वॉल्यूम और 5 ही 4-5% आप लगाओ डिलीवरीज़ भी बढ़ी हैं। तो एज़ सच अब ठीक है टाटा स्टील जब Q1 में ही मैनेजमेंट ने जो टीवी नरेंद्रन है, उन्होंने आके कह दिया था कि Q2 भी हमारा कोई ख़ास नहीं रहने वाला है, लेकिन Q3, Q4 से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली बहुत टाइम से ओवरहैंग है इस कंपनी के ऊपर जो यूके वाले ऑपरेशंस हैं। अ कब वो अपने अपने आप से ही ऑपरेशनली सस्टेनेबल हो पाएँ, इंडिया से सपोर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े और टाटा स्टील की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें ढाई साल से फँसा हुआ था।
आई डोंट नो 130 शायद इसी लेवल पे मैंने खरीदा था और बहुत देर फँसा रहा, 1 साल तक वो प्राइस आया नहीं। फाइनली मैंने बेचा 3 जून को। डेट मुझे इसीलिए याद है क्योंकि जो 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आया था इंडिया में, जो इलेक्शंस हुए थे, और 3 को रैली हुई थी मार्केट में बिकॉज़ वो फेक एग्ज़िट पोल्स थे, जिन्होंने फेक थे या जैसे भी थे, मतलब वो गलत एग्ज़िट पोल्स आए थे, जो उस वजह से रैली आ गई थी बहुत अच्छी। तो मेरे को लगा यार वो 180 के अराउंड, जितना मुझे ध्यान आता है, एग्ज़ैक्ट प्राइस तो ऑब्वियसली याद नहीं है मुझे कि किस पे बेचा, पर अच्छे प्राइस पे बेचा था। लेकिन वही 2 ढाई साल होल्ड करके सिर्फ 30-35% ही मैंने इस पे कमाया था। तो अगेन जब आप मुझसे पूछते हैं कि अभी इन्वेस्ट करूँ या इसमें इन्वेस्ट करूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मैं बस पहले बिज़नेस देखता हूँ, अगर मुझे वैल्यूएशन कम्फर्ट लग रहा है तो मैं उसमें घुस जाता हूँ और बैठ जाता हूँ कि जब ये बिज़नेस अच्छा करेगा तो ये कमा के देगा, और ऑब्वियसली वो अच्छा कर ही रहा होता है तभी मैं उसमें एंट्री मारता हूँ। तो टाटा स्टील में मैं फँस गया था, वो मेरा गलती थी, लर्निंग था वो, तो अब आगे जाके उसमें ऐसी चीज़ों में मैं ध्यान रखूँगा, और लार्ज कैप में अब मुझे ख़ास कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। तो इसके भी अलग-अलग 4 सेगमेंट्स होते हैं, ये हर क्वार्टर रिज़ल्ट में आपको दिखेगा। तो एक ऑटोमोटिव वाला सेगमेंट होता है इनका, जो ये ओईएम्स वगैरह को देते हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स को, अपना स्टील, फ्लैट स्टील। जब हम स्टील की बात करते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टील मतलब सरिया, जो रीबार्स वगैरह होती हैं, लेकिन वो तो लॉन्ग स्टील हो गया ना। अब फ्लैट फ्लैट स्टील को भी तो कंसीडर करो। बहुतों से मैंने जब बात भी करी है तो मुझे उनको दिमाग में एक पर्सपेक्टिव रहता है स्टील मतलब सरिया, उससे अलावा स्टील को वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो स्टील फ्लैट स्टील भी होता है जो आपका ओईएम्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी इनका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वाई-ओ-वाई में तो सेल्स का वॉल्यूम जो है डिक्लाइन ही हुआ है। अगर हाफ ईयरली की बात करेंगे तो ठीक है, बराबर-बराबर रहा है, कोई मतलब उस सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है। बॉटम लाइन ये है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और रिटेल की मैं बात करूँ, जिसमें टाटा टिस्कॉन भी आता है, जिसमें वो सरिया बेचता है, रीबार्स जो बेचता है। तो उसमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, 3% है। लेकिन टिस्कॉन की मैं सिर्फ बात करूँ इस दूसरे वाले सेगमेंट में भी, तो उसमें 20% वाई-ओ-वाई का ग्रोथ आया है। बेस्ट एवर Q2 सेल्स इन्होंने बोला है। ठीक है, 20% अगर सिर्फ सरिया में ग्रोथ आ रहा है तो वो अच्छी बात है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स वाला डिवीजन है उसमें भी 4% का ग्रोथ है, कोई खास ग्रोथ है नहीं। बाकी जो टाटा स्टील आशियाना है, जो जो इंडिविजुअल होम ओनर्स के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये बोल रहे हैं कि बेस्ट एवर H1 फिगर्स हमने किया है, और 1263 सीआर का इन्होंने वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। तो कह सकते हैं, इसको ठीक कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और दूसरा, यूके का ऑपरेशन से अभी कोई बहुत ज़्यादा मुझे भी उम्मीद नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं स्टॉक से इसीलिए ही निकला था, क्योंकि स्टॉक से मैं इसीलिए नहीं निकलता हूँ कि कोई फालतू रीज़न किसी ने मुझे डरा दिया कि अब स्टील साइकिल ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं अपना रिसर्च करके बैठता हूँ, बिकॉज़ आप अभी देखेंगे आज के मार्केट भी काफ़ी डाउन था, तो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो भी 4 साढ़े 4% का डाउन है। तो मुझे 1% का भी फ़ियर नहीं है, बिकॉज़ जिन कंपनीज़ में मैंने पैसा डाला है, मतलब मुझे क्या मतलब कि मार्केट कितना डाउन जाएगा, कितने टाइम तक डाउन जाएगा, मेरे को वो पैसा फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी ठीक-ठाक है, मतलब रियली ठीक-ठाक है। तो मेरे को जिस जिस बिज़नेसेस में मैंने पैसा डाला हुआ है, तो मेरे को उसमें पता है कि आगे ग्रोथ आ जाएगा। वो जितने भी ये फैक्टर्स अभी हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से करेक्शन आ भी रहा है मार्केट में, आज तो काफ़ी शार्प करेक्शन था। तो ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे जाके रिबाउंड कर देंगे। मैं होपफुल हूँ, अच्छा खासा होपफुल हूँ, डर का बिल्कुल माहौल नहीं है, जैसे हनी सिंह ने बोला था कि पूरा परिवार डरा हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है कि बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन मैं अगर ट्विटर और एक्स और यूट्यूब में देखूँ ना, बहुत सारे लोग जो अननेसेसरी फ़ियर क्रिएट कर रहे हैं, खुद का एनालिसिस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बस वो इतना बताएँगे कि मार्केट गिर गया है, डाउनटर्न आ गया है, सब बेच-बाच के घर बैठ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। अगर आपने अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, अगर अच्छी कंपनीज़ है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा कीवर्ड मैं दे रहा हूँ, अगर अच्छी कंपनीज़ है जिनका ग्रोथ रेट आ रहा है और रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे भी जो हैं, जिनके फालतू के वैल्यूएशंस नहीं हुए हैं, तो उसमें आप बैठ के रहो, आज नहीं तो कल आपका प्राइस आ ही जाएगा। अगर डरने वाली बात नहीं है, पर्टिकुलरली जो अभी 1 डेढ़ साल, 2 साल से जो इन्वेस्टर्स आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बैठ जाओ, प्राइस आ जाता है। इतना डरने वाली बात नहीं है। और दूसरा चीज़, मेरे को एक चीज़ और नोटिस करी ना, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मुझे 3 महीना ही हुआ है यूट्यूब और एक्स पे एक्टिव हुए हुए। पहले मैं अपने लिए रिसर्च करता था, अपने लिए इन्वेस्टिंग करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग इतना सुनना चाहेंगे मेरे जो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं वही आके यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। तो मुझे नहीं पता था इतना लोग सुनना भी चाहेंगे इसे। तो बहुत 1-2 चीज़ें मैंने देखी, जैसे जन्माष्टमी आया था कुछ टाइम पहले, तो बहुत सारे चैनल्स कहने लगे जन्माष्टमी पिक, पीआई पिक्चर वाला पिक नहीं, पिक जो कहते हैं ना, दिस इज माय स्टॉक पिक, पीआईसीके वाला। तो कोई जन्माष्टमी पिक निकाल रहा है,
पिक PICK वाला ध्यान रखना, जन्माष्टमी पिक निकाल रहा है। अब बहुत सारे लोग आएंगे, अब देखना धनतेरस, दिवाली, दशहरा ये शुरू होने वाला है, तो अब बिल्कुल का पागलपंती फैला देंगे कि मेरी दिवाली पिक्स ये हैं, 10 स्टॉक हैं इस दिवाली पिक्स में, 10 धनतेरस वाली पिक्स हैं। ट्रस्ट मी, उन जो ये वीडियो बना रहे होंगे ना दिवाली पिक्स वाली, उनको भी पता है कि स्टॉक मार्केट दिवाली हो या होली हो या जन्माष्टमी हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत कोई कंपनीज है 10-15% का गेन कर देंगी दिवाली के टाइम पे, लेकिन आप 10-15% कमाने आ रहे हो क्या? जो जो ये वीडियोस बना रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं, और बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो भोले भाले होते हैं। वो दिवाली पिक मतलब कोई सेल थोड़ी है यार, कोई ऐसा चीज स्टॉक मार्केट में फेस्टिवल का क्या लेना देना है कि मेरी दिवाली पिक है। मुझे बहुत इरिटेशन होता है इस चीज से, तो मुझे लगा आपको बता दूं, ऐसे उसमें मत फंसना, वीडियो पे क्लिक भी मत कर देना किसी की जो थंबनेल में आपको दिख जाए टॉप दिवाली पिक्स। बकवास, वर्स्ट वर्स्ट वीडियो होगी वो। ठीक है, तो हम बात करते हैं कलिंगानगर की, टाटा स्टील को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा फालतू बात हो गई। जो कलिंगानगर में है, इन्होंने अलग एक अपना सबसे जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो ब्लास्ट फर्नेस है वो कमीशन कर दिया है, और इंडिया में जो टाटा स्टील की क्रूड कैपेसिटी है, स्टील की कैपेसिटी, अब वो 26.6 मिलियन टन्स की हो गई है। बाकी नीदरलैंड्स का इतना कोई वहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं है बेसिकली, स्टेबल है। आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, ये तो खाली अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूके का मैंने बता दिया कि सारा स्लैब लैब वहाँ तो ब्लास्ट फर्नेस ही दोनों बंद हो गए हैं, तो सोचो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो टाटा स्टील, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। Q2 का रिजल्ट अच्छा तो नहीं आने वाला है, अब आपको देखना है कि आगे चल के क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ डाबर की बात करता हूँ। डाबर का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था और अच्छा खासा गिरा था, तो मुझे लगा बहुत लोगों को डाउट्स है, तो इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँ। डाबर का डाबर का स्टॉक इसीलिए गिरा क्योंकि जो रिजल्ट आया वो अच्छा बिल्कुल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? पहले तो उन्होंने रीजन दिया, वही जेनरिक रीजन जो हर कंज्यूमर कंपनी आके, निफ्टी की जो हर बड़ी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज हैं, वो आके अपना रीजन बताती हैं कि एक्सेसिव हीट है, तो एक्सेसिव हीट है, मतलब हीट बताएंगी, फ्लडिंग बताएंगी, मानसून बताएगा कि आउट ऑफ कंजम्पशन हमारा कम हो गया है। कोई भी कंपनी हो, टाटा कंज्यूमर हो, कोई भी कंपनी हो, गर्मी आती है तो ये बोलते हैं कि हीट वेव, एक्सेसिव हीट वेव हो गई, इसीलिए जो रेडी टू ड्रिंक हमारा RTD जिसे कहते हैं, रेडी टू ड्रिंक जो बेवरेज सेगमेंट है, एक्सेसिव हीट की वजह से इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज लोग बाहर जाके उन्होंने पीना पसंद नहीं किया। बहुत गर्मी थी, लोग बाहर नहीं निकले। और ज़्यादा गर्मी नहीं आती है तो ये कहते हैं जो हमारा RTD सेम सेगमेंट हमारा डी ग्रो किया, बिकॉज गर्मी इतनी नहीं पड़ी, तो लोगों ने बेवरेज पीना इतना प्रीफर नहीं किया। मतलब क्या, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। रिजल्ट इनका बताया इन्होंने ऐसा है कि मानसून की वजह से और फ्लडिंग की वजह से ये वाला क्वार्टर खराब रहा है। तो कौन सा आप पिछले कई साल से ग्रो कर पा रहे हैं? 10% से भी आपका रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रहा है, सेल्स ग्रो नहीं कर पा रही पिछले कई सालों से। तो मतलब ठीक है, आपको एक बहाना मिल गया, यू आर स्टिकिंग टू दैट रीजन की फ्लडिंग हो गया, एक्सेसिव हीट थी, इलेक्शन था, ये फलाना ढिमाका, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ग्रोथ नहीं है, जस्ट एडमिट इट। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, हमारा प्रॉब्लम क्या आया है कि एक होता है जनरल ट्रेड, एक होता है मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न जनरल ट्रेड में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो आपके घर के गली कुच्चे में जो दुकानें होती हैं, कोई भी जनरल स्टोर है छोटा मोटा जो डाबर का सामान बेचता है, डाबर की बात कर रहे हैं तो डाबर की ही बात करते हैं, डाबर का सामान जो आपसे दुकानदार सब खरीदते हैं, वो है जनरल ट्रेड। अब मॉडर्न ट्रेड क्या हो गया, जो हाइपर मार्ट्स वगैरह हो गए, सुपर मार्ट्स वगैरह, आपके बिग बाजार, डी मार्ट वगैरह, जो जहाँ पे ये मॉडर्न ट्रेड में आप कहलाते, मॉडर्न ट्रेड का ये चैनल्स होते हैं। ई कॉमर्स हो गया, उसमें जो आप फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी वगैरह खरीदते हैं, अमेजोन से ग्रॉसरी वगैरह खरीदते हैं, या कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से। क्विक कॉमर्स भी इसमें आ गया, जिसमें जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब इसमें आ गए। तो बिग बास्केट। तो इन्होंने क्या कहा, डाबर का ये रीजनिंग है कि हमारा जो मॉडर्न ट्रेड वाला सेगमेंट है, जिसमें मैंने ये सब बताया कि ये डिस्प्रपोर्शनेटली ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू हमारा जनरल ट्रेड। तो हुआ क्या कि जो जनरल ट्रेड है, जो गली कुच्चे पे जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, जो आपके घर के दुकान के घर के आसपास जो दुकान वाले हैं, कि उन पे इन्वेंट्री बढ़ गई, बिकॉज ग्रोथ आ रहा है मॉडर्न ट्रेड में, इसमें ट्रेड में ग्रोथ नहीं आ रहा है जनरल ट्रेड में। तो उस वजह से क्या हुआ, इनकी इन्वेंट्री बढ़ गई। अब जब इनकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, जो ये जनरल ट्रेड वाले हैं, जो आपके दुकानदार हैं, लोकल शॉपकीपर्स हैं, तो इनका ROI कम हो जाता है जब इनकी इन्वेंट्री बढ़ती है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इनको अपनी सेल्स को पुश करने के लिए। जस्ट बिकॉज मॉडर्न ट्रेड अच्छे से ग्रो कर रहा है, द कंपनी कैन नॉट, मतलब कंपनी ये नहीं कर सकती कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूँ। वर्ड ढूंढ रहा था, अफोर्ड।
द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड इग्नोरिंग द जनरल ट्रेड, ये जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, तो कंपनी ने क्या किया, खुद से ही सेल्स कम कर दी इन जनरल शॉपकीपर्स के पास, ताकि इनकी इन्वेंट्री धीरे धीरे पहले खाली हो जाए, फिर आगे से ही सेल करेंगे। तो इस वजह से कंपनी का जो कहना है कि अभी जो हमारा Q2 का रिजल्ट आएगा उसमें हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, कितना मिड सिंगल डिजिट से हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन होगा। तो अब आप 6-7% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q2 के रिजल्ट्स में डाबर से, इसीलिए इनका सेल्स जो स्टॉक है वो गिरा भी था। और दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया कि जो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो इनका 19% का होता था पिछले 2 साल से 19% का है, तो वो हमारा मिड टीन्स में आ जाएगा, मतलब 15 से 17% के बीच में आ जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इनको इम्पैक्ट आएगा। तो ये रहा आपका डाबर का जो रिजल्ट का अपडेट था, तो अच्छा नहीं है, इसीलिए स्टॉक भी गिरा है। और दूसरा लोग बात करते हैं ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने अभी कल ही एक्स पे भी पढ़ा, एक आर्टिकल था किसी का, तो उसमें भी यही चीज़ लिखी थी कि हर कोई बात कर रहा है कि मिड और स्मॉल कैप्स जो कंपनीज हैं या माइक्रो कैप जो कंपनीज हैं, उनसे जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होकर अब लार्ज कैप्स की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर लार्ज कैप में भी आप देखें ना, डाबर की मैं बात करता हूँ, पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से ये 10% का भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। CAGR की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ट्रेड कर रहा है अभी 55-56-60 के पी पे गिरने के बाद। तो मतलब निफ्टी कौन सा बहुत अट्रैक्टिव है, निफ्टी में भी जो कंपनीज हैं, ये जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, कोई भी आप कंपनी ले लो वहाँ की, वो 50-60-70-80 के पी पे ट्रेड कर रही है। नेस्ले भी आई थिंक 60-70 के पी पे है, HUL भी 60-70 के पी पे है, एग्जैक्ट मुझे अभी वाला याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं जाके। तो वो ग्रो तो नहीं कर पा रहे, 10% भी उनका ग्रोथ रेट नहीं आ रहा है, और उनका स्टार्टिंग पी इन कंज्यूमर कंपनीज का 50-60 का स्टार्टिंग पी है। तो मतलब वहां पे भी कैसे ट्रैक्शन आ सकता है, इट्स नॉट, मुझे वो थोड़ा एक जो जो थीसिस चल रहा है कि स्मॉल और मिड कैप से पैसा शिफ्ट होके इधर आएगा, मोमेंटम शिफ्ट होके लार्ज कैप्स में आएगा, तो वो थोड़ा डाउटफुल अब मुझे लग रहा है कि यार वहां पे भी तो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है ना। या तो ग्रोथ ही अगर कर रही होती कंज्यूमर कंपनीज या डाबर एंड ऑल, HUL, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। अगर कोई भी ग्रोथ कर रहा होता तो हम बात भी करते कि यार ठीक है, 50 का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, कंज्यूमर स्टॉक है, लेकिन यार 10 के ग्रोथ पे मुझे नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं पूना वाला फिनकॉर्प की। तो पूना वाला फिनकॉर्प में बेसिकली क्या हुआ था, जब से इन्होंने मैनेजमेंट का चेंज, मार्च में आई थिंक इन्होंने चेंज डिस्कस किया था अपने मैनेजमेंट का, तो तब से स्टॉक थोड़ा पिटा हुआ है। क्या इसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं? नहीं, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। पिछले बार भी अगर मैं AUM की बात करूं तो 52% का AUM का ग्रोथ था, और इस बार भी इनका आई थिंक 40% का AUM का ग्रोथ है, सॉरी हाँ, 40% का AUM का इनका YOY ग्रोथ है, 5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो हुआ क्या था इसमें, बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है, बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना, पिछले वाली और उससे पिछले वाली, आपको समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है इनको। पूना वाला फिनकॉर्प में चल क्या रहा है, जो ग्रुप हेड थे HDFC के, वहां से ये अरविंद कपिल को लेके आए, MD और CEO बनाया अपने पूना वाला फिनकॉर्प का। मैनेजमेंट चेंज हुआ है बेसिकली, तो ये अभी थोड़ा समझ रहे हैं। जो अरविंद कपिल थे वो HDFC में बेसिकली आपका जो लैब का प्रोडक्ट्स होते हैं, होम लोन के लैब लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन वाला पोर्टफोलियो वगैरह संभालते थे बेस मेजरली। तो उनको यहाँ पे लाया गया है, मैनेजमेंट का चेंज हुआ है। तो हो सकता है ये रीजन हो कि इन्वेस्टर्स ने उसको अच्छे से नहीं लिया कि मैनेजमेंट क्यों चेंज किया है। और अभी भी ऐसा आप देखेंगे, 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं, तो ग्रोथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, पिछले क्वार्टर में जो 50% AUM का ग्रोथ दिखाया था इन्होंने, इस बार ही 50% नहीं है, आपका 40% है, लेकिन 40% इज ऑल्सो गुड इनफ। एक बात तो आप ये कहनी पड़ेगी कि 50 से ग्रोथ होके 40 पे आया है, लेकिन 50% से आप अगर कंटिन्यूअसली ग्रो कर भी रहे हैं ना, तो वो ठीक भी नहीं है। मतलब 40 भी मेरे को ज्यादा ही लगता है। आप 30% से ग्रो करें तब ठीक रहता है, 40% मतलब आप फिर अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं, आपको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा। तो अगर मैं पूना वाला की बात करूं, मैनेजमेंट ठीक है, इनके चेयरमैन भी ठीक है, आधार पूना वाला नाम ही सुना होगा आपने, जो कोविड के टाइम पे बहुत चला था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, SII। तो मैनेजमेंट ठीक है, ऐसा कोई खराब मैनेजमेंट नहीं है, कल का नहीं आया हुआ है, पेडिग्री अच्छी है मैनेजमेंट की, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा अभी ठीक लगने लगा है धीरे धीरे। अगर और करेक्शन आता है तो ठीक हो सकता है, क्योंकि इसका एसेट क्वालिटी जितना मुझे ध्यान आता है, वो 0.7% की थी, मतलब एक से तो कम ही थी, 0.6 या 0.7% की थी। और NPA तो, नेट NPA तो और कम होगा, तो एसेट क्वालिटी भी अच्छी है बैंक की, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आई डोंट नो स्टॉक कब चलेगा, सो नो कमेंट्स ऑन दैट।
बाकी लास्ट बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। अब मैंने टाइटन की बात करी थी, वो भी 25-26% से उसने अपना सेल्स का ग्रोथ बढ़ाया था वाई-ओ-वाई। कल्याण ने भी आके अच्छा मतलब रिमार्केबल ग्रोथ दिखाया है। वैल्यूएशंस की मैं लास्ट में बात करूँगा बिकॉज़ वैल्यूएशंस आर लुकिंग रियली अब्सर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज़ 110-112 का वैल्यूएशन पे पड़ा है, पीई पे पड़ा है कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन ग्रोथ देखा जाए तो ओवरऑल इनका ग्रोथ अच्छा आया है। ओवरऑल मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल्याण का इंडिया में भी ऑपरेशंस है, मिडल ईस्ट में भी इनके ऑपरेशंस हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनका 36% जितना मुझे ध्यान पड़ता है, हाँ 36% का इनका ओवरऑल ग्रोथ रहा है। अब वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लो, 37% का ओवरऑल ग्रोथ रहा है। बाकी अगर सिर्फ इंडिया के ऑपरेशंस की बात करूं तो मोटा माटी अब मैं आपको समझाता हूँ कि 300 इनके 303 इनके स्टोर्स हैं एज ऑफ 30 सितंबर 2024। उसमें कल्याण इंडिया के जो स्टोर्स हैं वो 231 है, कल्याण मिडिल ईस्ट में भी है वो 36 है वहाँ पे, और जो कैंडियर के स्टोर्स हैं वो 36 स्टोर्स हैं। कैंडियर इन्होंने 2017 में एक्वायर किया था और ये दिवाली से पहले एक और स्टोर खुलने वाले हैं यूएस में, और काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन स्प्री में भी चल रहे हैं ये। 130 स्टोर्स इन्होंने इस साल खोलने का टारगेट रखा था। 51 स्टोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, बाकी ऑन द वे हैं, काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रेजेंस को। अ, अभी इनके इंडिया ऑपरेशंस की मैं बात करूँ तो 39% से ग्रो किया, बहुत ही अच्छा नंबर है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 23% की, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनसे 23% का ग्रोथ आ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एसएसएसजी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, पर्टिकुलरली जब आप ऐसी गोल्ड कंपनीज को या रिटेलर्स वगैरह को जब आप फॉलो करते हैं तो एसएसएसजी काफी अच्छा फिगर, यार 23% इज अ रिमार्केबल फिगर। और पर्टिकुलरली तब मैं बात करूं जब 14 डेज थे इस बारी के सेकंड क्वार्टर में श्राद्ध किया, और श्राद्ध में आपको सबको पता है कि कोई इतना ज्यादा खरीदारी करता नहीं है गोल्ड वगैरह की या किसी भी नई चीज की। तो ये रहा इसके रिजल्ट के बारे में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। अब रीजन क्या था, वही जो मैंने टाइटन के केस में डिस्कस किया था, गोल्ड का ड्यूटी का कट आया है, तो जो पेंट अप डिमांड थी वो भी फुलफिल हुई, और जो लोग सोच रहे थे कि मैं Q3 Q4 में जाके लूंगा तो उन्होंने भी पहले बाइंग कर लिया। तो क्या इसका मतलब ये कंटिन्यू रहेगा? थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि अब सब जब जो पेंट अप डिमांड थी अभी खुल गई है, सब सब अभी ले चुके हैं, और जो फ्रंट बाइंग भी इन्होंने कर दी है, जो आगे लेना था वो भी अभी जाके ले चुके हैं, तो आगे जाके शायद इतना अच्छा ग्रोथ ना आए। बट ये आपको यू हैव टू टेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको देखना पड़ेगा आगे जाके, ऑब्वियसली क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। बट इफ यू आस्क मी कि कल्याण में मैं पोजीशन बनाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज मुझे मेरे लिए रीजनेबल नहीं है यहाँ के वैल्यूशंस। बट आइसोलेशन में अगर मैं बिजनेस को देखूं बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो ये था चारों के रिजल्ट के अपडेट का डिस्कशन। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछिए। नेक्स्ट एनालिसिस में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।